तो हैंड रेस कर दो। कोई है ऐसा? सब लोग आए थे क्लास में? अच्छा ठीक है, चलो तो धनंजय रेड्डी, आवाज आ रही है? यस सर। ओके, तो बेटा फिजिकल और केमिकल चेंज में डिफरेंस बताओ, जो पढ़ा था लास्ट क्लास में। बेटा समझ में आया था लास्ट क्लास? हाँ 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 सर। एकदम आराम से बोलो, सर यहाँ पे क्लास में ऐसा कुछ नहीं है, ये सब चिल होके बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? गलत सही जो हाँ पढ़ा है वो बोलना है, ठीक है ना? और नहीं रिवाइज किया कोई बात सर। नहीं, आज नहीं किया नेक्स्ट टाइम से कर लेना। समझ में आ रहा है ना? हाँ देयर इज सर। ऑलवेज अ नेक्स्ट टाइम। यस अभी जितना याद है बोलो। सर। फिजिकल चेंज में सर वो एक ऑब्जेक्ट का सर वो कलर शेप या टेम्परेचर चेंज होता है, और सर केमिकल चेंज में न्यू सब्सटेंस फॉर्म होते हैं। हम्म हम्म और सर फिजिकल चेंज रिवर्सेबल है और केमिकल चेंज इरिवर्सेबल है। हम्म फिजिकल चेंज रिवर्सिबल है, केमिकल चेंज इरिवर्सिबल है। हाँ सही है, और पहला पॉइंट में थोड़ा सा गलती था, ठीक है? मतलब सही से नहीं बोले थे, थोड़ा सा डिफरेंस था, हाँ थोड़ा सा गलती था, बाकी ठीक था। और बताओ। सर। और कोई डिफरेंस याद है? नहीं सर। चलो ठीक है, नेक्स्ट टाइम से बेटा जो क्लास में पढ़ा यही मैं बोला हूँ, क्लास में समझ में आया था लास्ट क्लास में? ये बताओ, आया ना? हाँ सर। फिर याद क्यों नहीं है? इसका रीजन पता है क्या है? क्लास के बाद तुमने उसको खोल के पढ़ा नहीं। आप मान के चले गए कि वो हमको हमेशा के लिए याद हो गया, बट ऐसा नहीं होता, ठीक है ना? इसीलिए क्लास में पढ़ाने के बाद पढ़ाते हैं ना। नहीं तो अगर क्लास में पढ़ा हुआ चीज अगर आपको हमेशा याद रहे, लाइफ टाइम अगर किसी को याद रहे, तब तो घर पे पढ़ने की कभी जरूरत ही नहीं है। क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? क्योंकि जो पढ़ाया है क्लास में वहीं से तो सवाल आते हैं, तो फिर घर में क्यों पढ़ते हैं अपन? इसीलिए पढ़ते हैं उसका रिवीजन करने के लिए। आ रही बात समझ में? ताकि वो चीज क्या रहे, बोलो, रिटेन रहे आपके माइंड में। तो जो रिवाइज नहीं करेगा बेटा, वो कितना भी आप समझ लो, कितने भी आप इंटेलिजेंट हो, सबको बोल रहा हूँ मैं ये, ठीक है ना? कितने भी कोई इंटेलिजेंट है ना, अगर रिवाइज नहीं करेगा तो फिर वो चीज वो भूलेगा ही। So intelligence is the not the criteria to qualify in any exam. What is the criteria? Hard labor and discipline. Okay. चलो मटरू आशीष आप बताइए। Sir, physical change in physical change, there's only change in physical properties. Uh, whereas in chemical change, a new substance is formed and which cannot be brought back into the original substance. और सर फिजिकल चेंज में हीट चेंज हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन केमिकल चेंज में हीट चेंज होता है। और फिजिकल चेंज में नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म्ड और केमिकल चेंज में न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म्ड। केमिकल चेंज परमानेंट होता है, लेकिन फिजिकल चेंज में जब सोर्स को विथड्रॉ कर दिया जाए तभी वो चेंज नहीं रहता है। वेरी गुड, गुड, वेरी गुड। कोई पॉइंट छोड़ा है क्या रिया? सर हीट का क्या छोड़ा है? बताओ बताओ, कौन बोल रहा था? सर फिजिकल चेंज में हीट चेंज ऑकर भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, ये पर तो सर बोला ही है, केमिकल में होगा। ये तो बोला है। सर फिजिकल चेंज में आइडेंटिटी चेंज नहीं होता, केमिकल चेंज में आइडेंटिटी लॉस्ट हो जाता है। ये भी चीज वो बोला है, नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म्ड। वही चीज तो है, आइडेंटिटी लूज का मतलब यही करना है कि एक में क्या होता है, नया सब्सटेंस बन गया तो आइडेंटिटी लूज हो गया। एक्चुअली ये सारी जो बातें है ना, नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म्ड या फिर आइडेंटिटी सेम, दोनों चीजें सेम ही है एक्चुअली में।
दोनों का मतलब सेम ही है, बस लिखने का तरीका अलग है, इंग्लिश अलग है, लिटरेचर अलग है, और क्या। समझ में आ रहा है बेटा? टेम्पोररी मतलब थोड़ी देर के लिए रहता है और केमिकल चेंजेस करना है। हाँ ये भी है, ठीक है। चलो तो केमिकल चेंज को डिफिनेशन बताओ कोई, जो लिखवाया था मैंने, कौन बताएगा? स्वाति मोहंती बताइए। एक होप देना चाहती हूँ, जैसे 1 साल पहले तो एक होप, जब एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड होता है बिल्कुल न्यू प्रॉपर्टी के साथ, तब उसे केमिकल चेंज बोलते हैं। इंग्लिश में बोल सकते हैं आप? Sir, whenever a new substance is formed with completely new properties, it is known as chemical change. ठीक है, बढ़िया, ओके। यश प्रताप सिंह, हाँ सर। ये बताओ फिजिकल और केमिकल चेंज का एग्जांपल दो भाई। सर ब्रेकिंग ऑफ ग्लास सर फिजिकल चेंज, कुकिंग ऑफ फूड केमिकल चेंज। कटिंग ऑफ ट्री फिजिकल चेंज है, केमिकल चेंज? सर केमिकल चेंज। फिर लास्ट क्लास में बताया था फिजिकल चेंज है, लास्ट क्लास में बताया था, इस पे बहस भी हुई थी। आशीषा बोली सर फिजिकल चेंज क्यों है, केमिकल चेंज क्यों नहीं है? याद है आशीषा? तो मैंने ग्रोथ पूछा था। अच्छा, ग्रोथ पूछा था, तो कटिंग कौन पूछा था? सर अन्वेषा। अन्वेषा कहाँ है? आइए क्लास में। नहीं, चलो ठीक है, ओके। अच्छा, और सवाल पूछते हैं। सर हाँ बोलो। सर कल टेस्ट में कुछ था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिजिकल चेंज ऑफ फूड। क्या था? तो मैंने कुकिंग ऑफ फूड किया तो वो गलत बता रहा था आंसर। सर क्वेश्चन था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिजिकल चेंज, तो सर मैंने आंसर क्लिक किया कुकिंग ऑफ फूड, लेकिन जब मतलब फिनिश किया, सबमिट किया, तो उसके बाद वो आंसर रॉन्ग दिखाया। अच्छा, जो कल क्लास 9th रिवीजन करके जो टेस्ट डाला था, यस सर। उसमें कुकिंग ऑफ फूड से भी क्वेश्चन था? हाँ सर। सर क्वेश्चन नहीं, मतलब वो आंसर गलत फीड हुआ था। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है, मैं देखता हूँ, सुधार दूंगा, नंबर मिल जाएगा। 1 सेकंड रुकना। ओके सर। चलिए, और कौन है भाई? और कुछ पूछता हूँ। देखो 10th में अभी नए क्लास में आए हो तो नए अच्छे से पढ़ाई करनी है। शुरू से कभी भी टास्क अभी से पेंडिंग रखना शुरू कर दोगे फिर तो खत्म ही है खेल। जिसका पेंडिंग टास्क रहा उसका खेल खत्म, ठीक है? चलो, अनिरुद्ध गोपाल लास्ट क्लास में आए थे? यस सर। ये बताओ एनटीएससी कितने नंबर का होता है? ये भी क्वेश्चन है, बताया था ना लास्ट क्लास में सारी चीजें। यस सर। हाँ सर बताओ 200। कितने नंबर का? अच्छा, सैट कितने नंबर का सर होता है? 100। मैट? सर 100। ओके, सोशल साइंस किस में आता है, सैट या मैट? सर सैट में। सैट में कितने टाइप के सब्जेक्ट होते हैं? वो सोशल स्टडीज, मैथ्स और साइंस। मैथ्स और साइंस। सोशल साइंस कितने नंबर का होता है? अबे तू एक जंग लड़ने जा रहा है जिस जंग के बारे में तू भूल गया कि क्या है, तो फिर क्या फायदा, कैसे जंग लड़ेगा? उसमें तो मारा ही जाएगा भाई। You should know who your opponent is, otherwise the game is finished. You have lost the war already. बता।
मिश्रा, तुम भी थे लास्ट क्लास में? आदित्य यस मिश्रा, सर, यस सर। बता सोशल साइंस कितने नंबर का आता है? सर 40। कितने? 40। अच्छा, साइंस 40। और मैथ 20। 40 प्लस 40 प्लस 20 100। 100, यस 100 सर। प्लस 100 200। 200 प्लस 50 250। 250 प्लस 13 250 प्लस 13 263। प्लस 14 सर 277। सर हो माइनस 12 255। कितना? 265। 265। हाँ सर। अच्छा, 253 प्लस 12 हुआ 265। अब प्लस 13 बोले थे ना, 266 कि 14 बोले थे? पता नहीं 14 सर, भूल गया सर। भूल गया। हाँ। चलो ठीक है, ओके ठीक है। तो बेटा आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है कि ये सारी चीजें सबको पता है ना? नेक्स्ट टाइम किसी की भी बारी हो सकती है, तो पढ़ के आना अच्छे से। एनसीईआरटी कौन कौन पढ़ के आया है, हैंड रेस करो। कोई नहीं। सर क्या बोले और एक बार बोल सकते हैं? एनसीईआरटी कितने लोग पढ़ के आए हैं? जो होमवर्क दिया था कितने लोग पढ़ के आए हैं एनसीईआरटी? जो लोग नहीं पढ़ के आए उनको क्या किया जाए? मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए? गधे लोग, पहले दिन जिसका होमवर्क पेंडिंग रहता है ना, तो समझ लो फिर उसका क्या होगा। फिर झूठा हाथ उठाएगा जो, तो पिटाई खाएगा। अर्नब तू नहीं पढ़ के आया है ना? सर डिकम्पोजिशन रिएक्शन तक पढ़ना। अरे ओ, पूछूं मैं अभी? हाँ सर पूछ लीजिए। अच्छा चलो ठीक है, बताओ डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है? सर वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का उल्टा होता है। जैसे जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है सर, वो हीट नहीं तो इलेक्ट्रिसिटी से पास कराने के बाद वो दो एलिमेंट या तो दो कंपाउंड या तो एक एलिमेंट और एक कंपाउंड में ब्रेक हो जाता है। ठीक है, अच्छा सही है। चलो, तो ये सब अपन ने लास्ट क्लास में पढ़ा था, ठीक है। उसके अलावा अपन ने कुछ ऑब्जर्वेशंस पढ़े थे केमिकल रिएक्शन के बारे में, कि केमिकल रिएक्शन में टेम्परेचर चेंज होना ही चाहिए, ठीक है। हीट या तो इवॉल्व होना चाहिए, एब्जॉर्ब होना चाहिए। इट शुड फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। द फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ रिएक्टेंट शुड रिएक्ट इन एवरी काइंड ऑफ रिएक्शन। द प्रोडक्ट्स ऑब्टेन मस्ट हैव प्रॉपर्टीज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ रिएक्टेंट। ओके, तो ये सब चीज अपन ने अभी तक पढ़ रखा है। आ रही बात समझ में बेटा? अरे बोलो। हाँ सर। यस सर। क्लियर है ना सबको यहाँ तक? किसी को थोड़ा भी डाउट है तो पूछ लो बेटा, कुछ भी डाउट है तो पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो भी दिया है उसको रोज पढ़ के आना है, दैट इज कंपल्सरी। ओके, अच्छा ये चीज बताओ, सबको बोला था दो दो कॉपी बनाने के लिए, कितने लोगों ने दो कॉपी बना ली है ऑलरेडी? नोट्स, होमवर्क और क्लास वर्क की अलग अलग? जल्दी से हैंड रेस करो, कितने लोगों ने दो कॉपीज बनाई है होमवर्क और क्लास वर्क की अलग अलग? अब बाकी लोग? अभिनंदन सिन्हा, कल तो तू डीलिंग दिया था, नहीं सर हो रहा है सब, अभी क्या हो गया? सर मैं फर्स्ट क्लास आया नहीं था सर। काहे नहीं आया था? तो बना तू लिखेगा नहीं, जो क्लास आएगा नहीं वो लिखेगा नहीं, किसी से सर वो लेके लिख लेता। कितने हाँ सारे सर दोस्त हैं तेरे? हाँ सर वो सर हो जाएगा सर, पर सर फर्स्ट क्लास सर घर में कोई नहीं था सर, तो नहीं हो।
तो नहीं हुआ, घर में कोई नहीं था, तो किसी से तो पीडीएफ नहीं मांग सकता था। हाँ सर वो मिल गया है सर। सर हम पढ़ भी लिया हूँ सर। लिखेगा कब कॉपी में? पढ़ लिया उससे मेरे को ये नहीं, पहले लिखेगा कब? सर लिख भी चुका हूँ सर। तो तू बोला अभी कि नहीं बनाया नोट्स कॉपी। सर 2 कॉपी नहीं बनाया, 1 बनाया हूँ। 2 कॉपी होनी चाहिए, सबके पास 2 कॉपी होनी चाहिए। मनोजीता आपने क्यों नहीं बनाया बेटा? अब पिछले साल की कॉपी कोई फेक मत देना रद्दी में, वो काम आएगा एंड में रिवीजन के टाइम में एमपीएससी के लिए। किसी ने फेंका है क्या पिछले साल का कॉपी? फेक मत देना, उसको रखे रहो, बहुत बड़ा रिसोर्स है वो, बहुत काम देने वाला है। ठीक है, 1 सेकंड। ठीक है बेटा, चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। ओके, सो नेक्स्ट लेट्स कम टू ये अपन केमिकल रिएक्शन उसके बेसिक कैरेक्टरिस्टिक पहचान गए। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू इक्वेशंस। ओके, तो देखिएगा बेटा कुछ चीजें। अब देखो बेटा, एक चीज है ना, एक चीज मैं आपको समझाता हूं। राइटिंग, कन्वर्टिंग केमिकल रिएक्शंस टू इक्वेशंस, ये जो सफर है एक केमिकल रिएक्शन को कॉपी में इक्वेशन के फॉर्म में लिखने का, वो सफर कैसा रहा उस चीज को हमको अभी पढ़ना है। ठीक है बेटा, तो देखिए इनिशियली क्या था, जैसे मान लेते हैं एक रिएक्शन आपको मैं देता हूँ। ठीक है, जैसे मान लो मीथेन का रिएक्शन लिखना ऑक्सीजन के साथ, तो मैं कैसे लिखूंगा? ठीक है, मैं कैसे लिखूंगा बताओ? मीथेन रिएक्ट्स विथ, जब लोग सिंबल विम्बल डिफाइन नहीं थे केमिकल्स के, तो कैसे लिखा जाता था? मीथेन रिएक्ट्स विथ oxygen, yeah, one molecule of methane reacts with oxygen, 2 molecules of oxygen to give carbon dioxide and water। आप सोचो ये कितना छोटा इक्वेशन है, लेकिन फिर भी इतना छोटा होने के बावजूद हमको कितना ज्यादा टाइम लगा इसको लिखने में। आ रही बात समझ में? उसके अलावा इसके साथ दूसरे डिसएडवांटेज ये है कि इस स्टेटमेंट को देखने से हमको ये कतई नहीं पता लग रहा है कि कितने मॉलिक्यूल मीथेन के रिएक्ट किए, कितने मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के रिएक्ट किए, क्या कंडीशन था रिएक्शन का, मीथेन गैस था ये लिक्विड था, ऑक्सीजन गैस था ये लिक्विड था, जो बना कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वो क्या था, किस स्टेट में था, ये सारी कुछ नहीं पता लगा। अगर हम इन और इंफॉर्मेशन को भी ऐड करें तब ये इक्वेशन कम से कम 3 लाइन का हो जाएगा। अरे बोलो हाँ कि नहीं? तब ये केमिकल रिएक्शन को अगर हम कॉपी पे लिखते हैं तो कितने लाइन का हो जाएगा? कम से कम 3 लाइन। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? यस सर। ठीक है, Yes, sir. तो इसको थोड़ा शॉर्ट, अब साइंटिस्ट लोग तो बड़ा बड़ा लंबा इक्वेशन लिखते हैं, ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो बच्चे लिखते हैं 5th क्लास के, वो तो बड़ा लिखते हैं, 20-20 पेज का इक्वेशन लिखते हैं। ठीक है, तो इसको क्या किया उन लोगों ने, सोचा कि इसको किसी तरह शॉर्ट करें, तब एक कॉन्सेप्ट आया जिसको हम बोलते हैं वर्ड इक्वेशन। क्या बोलते हैं बेटा, बोलो? वर्ड इक्वेशन। समझ में आया? ठीक है, तो वर्ड इक्वेशन क्या होता है? ठीक है, देखिएगा, एज डिस्क्रिप्शन, जैसे ऊपर में है, ठीक है ना, ये क्या है, बहुत लंबा है डिस्क्रिप्शन। ठीक है, और ये क्या है, इसमें सारा डाटा भी नहीं है। एज डिस्क्रिप्शन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन is too long of a chemical reaction
is too long, is too long, ठीक है, in a sentence form, in a sentence form, in a sentence form, ठीक है. So it is written, it is written, so it is written in shorter form, shorter form, shorter form, by using words, by using words and some signs, and some signs, plus for addition and arrow, and arrow to show the direction, to show the direction, then it is called, it is a word equation. तब इसको थोड़ा सा शॉर्ट लिखने का लोगों ने सोचा, तो उन्होंने कॉन्सेप्ट लाया वर्ड इक्वेशन का. वर्ड इक्वेशन कैसे लिखा जाता है बेटा? ऐसे लिखा जाता है, देखिएगा उसमें उसको ऐसे लिखा जाएगा, मीथेन, ठीक है, मीथेन. और जैसे यहाँ पे लिखा हुआ ना बेटा, ये पहला वाला में देखिए बेटा, जो स्टेटमेंट है उसमें अगर देखिए रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन, तो रिएक्ट्स विथ के बदले उन्होंने क्या किया कि बस एक प्लस साइन लगा देना बोला, ठीक है, और ऑक्सीजन लिख दिया. मतलब जितने रिएक्टेंट है उसको सबको प्लस साइन के साथ लिख दो, और फिर बोला कि जो डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन होगा उस डायरेक्शन में एरो लगा दो, और फिर लिख दो जो अगला है आपका कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, इसको भी प्लस साइन के साथ लिख दो, प्रोडक्ट को एक साइड में, ठीक है. तो ये एक हद तक काफी छोटा हो गया, बट स्टिल क्या ये बहुत लंबा है और मेहनत भरा काम है. अरे बोलो हाँ कि ना, बोलो, है ना. उन्होंने बोला कि ये जो लेफ्ट वाला साइड है, ये जो लेफ्ट वाला साइड है, इसको बेटा क्या बोलेंगे अपन, बोलो, इसको बोलेंगे अपन क्या, बोलो सर. आपकी आवाज कट रही है. रिएक्टेंट. मैंने बोला कि जो लेफ्ट वाला साइड है उसको अपन क्या बोलेंगे बेटा, बोलो, रिएक्टेंस, ठीक है. और जो राइट वाला साइड है बेटा उसको अपन क्या बोलेंगे, बोलो बेटा, बोलो, प्रोडक्ट, ठीक है. तो जो बेसिकली रिएक्ट करता है आपस में, ठीक है ना, टू फॉर्म समथिंग दैट इज नोन एज प्रोडक्ट, एंड एवरीथिंग दैट इज फॉर्म ड्यू टू द रिजल्ट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इज नोन एज व्हाट, बोलो, सॉरी, जो भी चीज रिएक्ट करता है दैट इज नोन एज रिएक्टेंट इन अ केमिकल रिएक्शन, जो भी चीज रिएक्ट करे दैट इज रिएक्टेंट, और जो भी चीज एक केमिकल रिएक्शन से बना दैट इज नोन एज व्हाट, बोलो, प्रोडक्ट, ठीक है. तो बेसिकली वर्ड इक्वेशन क्या है, रिएक्टेंट को एक साथ प्लस करके लिख दिया, प्रोडक्ट को एक साथ प्लस करके लिख दिया, और रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट एरो बना दिया, जिससे पता लगे कि ये डायरेक्शन, रिएक्शन किस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है. तो अगर मैं इनको डिफाइन करूं बेटा, अगर मैं डिफाइन करूं तो क्या करूंगा बेटा, बोलो, रिएक्टेंट का डेफिनेशन क्या हो जाएगा बेटा, रिएक्टेंट का क्या बोलूंगा मैं, बोलो, कोई बताना चाहेगा. द सब्सटेंस और substances formed after a chemical reaction. आफ्टर नहीं रे गधे, जो रिएक्ट करता है प्रोडक्ट होता है ना, फॉर्म्ड आफ्टर ए केमिकल रिएक्शन होता है, which takes part in a chemical, which participate in chemical reaction, which takes part in a chemical reaction, exactly, in a chemical reaction, it is known as what, बोलो बेटा, reactant. And what is product? The substances formed after a chemical reaction. Very good. The substance or substances, the substance or substances formed, ये एक तरीका होता है इंग्लिश में लिखने का, जब सब्सटेंस और सब्सटेंसेस लिखना हो ना, सब्सटेंस लिखो ब्रैकेट में एस लिख दो, तब ये इस चीज का डिनोशन होता है कि आप सब्सटेंस और सब्सटेंसेस बोलना चाह रहे हो. हमारी बात समझ में, ठीक है. The substance or substances formed due to a chemical reaction, due to a chemical reaction is called what, बोलो, product. समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत है, अरे बोलो. नो सर. ठीक है. तो अब ये जो वर्ड इक्वेशन अपन ने लिखा है ना, इसको लिखने के जो भी मैंने अभी बताया है, जो भी मैंने आपको मुंह से बताया उसको रूल्स के फॉर्म में लिख लेते हैं,
ठीक है, एक सेकंड बेटा बस। रूल्स फॉर राइटिंग वर्ड इक्वेशन। सर वर्ड इक्वेशन में डॉट का मतलब कहाँ पे डॉट है? सर जिसमें डॉट रहता है केमिकल इक्वेशन में, इसका मतलब क्या होता है? कहाँ पे? सर आप जो लिखे हैं उसमें नहीं सर, हमारे स्कूल में क्वेश्चन आया था उसमें। क्या? सर एक इक्वेशन दिया था और उसमें प्लस के जगह पे डॉट लिखा था। सर डॉट का भी मतलब प्लस डॉट का मतलब होता है कि आपको जो ये तो पढ़ाया था यार पिछले साल, कॉपर सल्फेट CuSO4.5H2 ये सब नहीं बताया था मोल कॉन्सेप्ट? सर वो अमाउंट ऑफ वाटर वो जो क्रिस्टल में रहता हाँ, है वाटर सर। ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को शो करता है वो। और सिर्फ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं, जब डिफरेंट टाइप ऑफ जो कंपाउंड्स होता है जिनकी एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी होती है वो एक साथ रहे, ठीक है ना, और उनको आप फिजिकली अलग नहीं कर सको, उनको सिर्फ केमिकली अलग किया जा सकता हो, तो वो चीज डॉट दिखाता है। जस्ट लाइक कि आपको एक एग्जांपल देता, पोटैश एलम। इट इज पोटैश एलम इज व्हाट? बोलो, पोटैश एलम क्या है? सर K2SO4 K2SO4 डॉट Al2SO4 का होल 3 डॉट 24H2O। तो यहाँ पे देखो ये तीन टाइप के कंपाउंड्स हैं, वो आपस में एक साथ है, ठीक है, ओके, ये जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, समझ में आ रहा है? एंड बट दे कैन नॉट बी फिजिकली सेपरेटेड, दे कैन ओनली बी केमिकली सेपरेटेड, ठीक है, या हीटिंग से सेपरेट हो सकते हैं। ऐसे नहीं कि इसको फिल्टर कर दिया तो ये और वो अलग हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप के चीजों को हम किससे दिखाते हैं? डॉट से। डॉट का मतलब क्या होता है? दे आर कनेक्टेड बाय some bonds, different kinds of molecules having individual identity are connected by some intermolecular bonds। आ रही है बात समझ में? यस। जैसे CuSO4.5H2 में क्या होता है? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कनेक्टेड होता है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं उसको 5H2O को। वो किससे कनेक्टेड होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड से, ठीक है। जिनको नहीं समझ में, जो नए बच्चे हैं, चिंता करने की बात नहीं है, लोग कुछ पुरानी बातें कर रहे हैं, ठीक है। इसका इस टॉपिक से कोई लेना देना नहीं है फिलहाल के लिए, है क्या? नहीं सर। ठीक है, ओके, चलो तो मैं आगे बढ़ जाऊं। और कुछ बोलना है किसी को? तो अभी मैंने जो आपको बताया उसको मैं अभी लिख रहा हूं, ठीक है ना, रूल्स के फॉर्म में। ओके, तो आप उसको बस अपने कॉपी पे लिख लीजिए, जहां पे डाउट हो पूछ लीजिए, ठीक है। तो मैं लिखता हूं। सर वो रिएक्शन के ऊपर थोड़ा जाएंगे। कहाँ पे? हाँ सर वो लास्ट लाइन, प्लस फॉर एडिशन एंड एरोज। जल्दी लिखो बेटा। हाँ सर हो गए। ठीक है, अब लिखते हैं वर्ड इक्वेशंस के रूल्स, ठीक है, कि वर्ड इक्वेशन कैसे लिखे जाते हैं, ठीक है। तो रूल्स क्या है बेटा, देखिएगा, ठीक है। रूल्स क्या है? द substances taking part, rule number 1, taking part in a chemical reaction that is known as what? Bolo. Reactants are always written on the left side of the arrow, on the left side कहाँ लिखे जाता है बेटा हमेशा? बोलो, लेफ्ट साइड ऑफ एरो पे, ओके। और प्रोडक्ट्स कहाँ लिखे जाते हैं? यस राइट and साइड। products are always written on right side. Products are always written on right side, ठीक है बेटा। सेकंड चीज क्या है? ओके, सेकंड चीज, a plus sign
a plus sign is put in between the reactants or between the products or between the in the products between the products if their their number is 2 or more. If their number is what बेटा बोलो 2 or more. कोई डाउट बोलो नहीं है ना नो सर नो सर नहीं है. ओके okay next is an arrow is put between reactants and products showing the direction of reaction ठीक है बेटा ओके समझ में आ गया सबको अच्छे से वर्ड इक्वेशन क्या होते हैं यस सर मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा सिंपल तरीके से समझाया जा सकता है या इससे ज्यादा एलैबोरेट करके एक छोटी सी चीज को समझ में आया सबको कोई दिक्कत है अगर दिक्कत है तो अभी बोल दो नहीं है ना नहीं है ना बेटा नहीं सर नाउ अब यही जो आपने केमिकल्स के जो नाम लिखे हैं ना उसको अगर सिंबल के फॉर्म में लिख दोगे अगर उसी को हम किसके फॉर्म में लिख देंगे सिंबल के फॉर्म में 9th क्लास में पढ़ा आपने केमिकल सिंबल अगर उन्हीं को हम केमिकल सिंबल के फॉर्म में लिख देंगे तो उसी को हम क्या बोलेंगे फिर बोलो केमिकल इक्वेशन बोल देंगे ठीक है ना तो हम क्या लिख सकते हैं इन द वर्ड इक्वेशन ठीक है इन द वर्ड इक्वेशन when symbols and chemical formula अब सिंबल क्या होता है केमिकल फॉर्मूला क्या होता है ये आप पिछले साल पढ़ चुके हो ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड products are used then it is called केमिकल इक्वेशन तो अब उसको क्या बोलते हैं बेटा बोलो केमिकल इक्वेशन कोई दिक्कत नो सर जस्ट लाइक मैंने ऊपर क्या रिएक्शन लिखा था बेटा मीथेन प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर तो अगर मैं मीथेन का फॉर्मूला लिख दूं डायरेक्टली CH4 अगर मैं ऑक्सीजन का फॉर्मूला लिख दूं डायरेक्टली O2 अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड का डायरेक्टली फॉर्मूला लिख दूं CO2 अगर मैं डायरेक्टली वाटर का फॉर्मूला लिख दूं H2O देन इट बिकम्स अ केमिकल इक्वेशन कोई प्रॉब्लम है बोलो बेटा हाँ कि नो सर ओके सो बेसिकली व्हाट इज केमिकल इक्वेशन ये तो समझ में आ गया ठीक है तो अगर मैं बोलूं ठीक है तो इन अ केमिकल इक्वेशन अ केमिकल रिएक्शन इज रिटेन इन अ फॉर्म ऑफ सिंबल्स एंड फॉर्मूलाज इन अ केमिकल रिएक्शन in a chemical equation reactants and products are written in the form of symbols and chemical formula
कोई दिक्कत है बेटा? बोलो बेटा हाँ कि ना। कोई प्रॉब्लम है किसी को? नहीं है ना? ठीक है, ओके ओके। अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको चेंज कर देता हूँ, बस ऐसे ही लिख देता हूँ, ठीक है। ये हटा देता हूँ मैं, बैलेंसिंग हटा देता हूँ, बस सिंबल डाल देता हूँ, क्योंकि वर्ड इक्वेशन में भी अपना कोई बैलेंसिंग का सीन नहीं था कि इसके इतने मोल है, इसके इतने मोल है, तो यहाँ भी नहीं लिखता हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि मुझे कुछ समझाना है। इन एबव इक्वेशन, एबव केमिकल इक्वेशन, द लॉ ऑफ conservation of mass is not being followed, these equations are known as skeleton equations। देखो ये जो ऊपर वाला अगर आप देखो ये इक्वेशन को, तो ये बैलेंस्ड नहीं है। इसके कारण क्या है, बोलो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो नहीं कर रहा है। लेफ्ट साइड में देखो नहीं कार्बन फॉलो कितने हैं, करता एक है, राइट में एक है, सही है। ऑक्सीजन देखो लेफ्ट में 2 है, राइट में 3 है। एक 2 कार्बन डाइऑक्साइड के पास, एक वाटर के पास। लेफ्ट में हाइड्रोजन 4 है, राइट में हाइड्रोजन 2 ही है। तो ये कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो नहीं कर रहा। तो ऐसे इक्वेशन को क्या कहते हैं हम, स्केलेटन या स्केलेटल बोलते हैं, स्केलेटल इक्वेशन। और इसको आप अनबैलेंस्ड इक्वेशन भी बोल सकते हो। मोर फेमसली इट इज नोन एज स्केलेटल इक्वेशन। कोई दिक्कत? ओके नो सर। तो ये जो इक्वेशन है ना, ये जो इक्वेशन लिखा हुआ है यहाँ पे CH4 + O2 CO2 + H2O, ये इंफॉर्मेशन तो काफी देता है, बट कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं देता। ये इक्वेशन तो काफी इंफॉर्मेशन तो देता है बहुत सारा, क्या रिएक्ट कर रहा है, क्या बन रहा है, लेकिन इतना इंफॉर्मेशन तो वर्ड इक्वेशन भी देता था। अरे देता था कि नहीं देता था, बोलो, देता था ना। तो हाँ इस सर। इक्वेशन को और ज्यादा अच्छा बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको बैलेंस करेंगे। और इसको जब हम बैलेंस कर देंगे तो इसी इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे, केमिकल इक्वेशन। इसी इक्वेशन को क्या बोलेंगे, बोलो, केमिकल इक्वेशन। टू मेक दिस इक्वेशन, टू मेक द अबव इक्वेशन meaningful, the equation is, this equation is is balanced. This equation is what, bolo beta, balanced. Then it is called balanced equation. Then it is called balanced equation. कोई दिक्कत? नो सर। बोलो। ओके तो नॉर्मली देखो, अब जो बैलेंसिंग के जो मेथड्स हैं, वो बैलेंसिंग के जो मेथड्स हैं, मेथड्स ऑफ बैलेंसिंग, वो बेसिकली अपने सिलेबस में तो एनसीईआरटी में तो एक ही है, बट पढ़ना आपको 3 है। ठीक है, पढ़ना आपको 3 है। पहला इज हिट एंड ट्रायल, जो आता है आप लोग को, पढ़ा है पहले, पढ़ा है कि नहीं? कितने लोगों ने पढ़ा है बैलेंसिंग पहले से? हैंड रेस करो। कितने लोगों को बैलेंसिंग आती है, बेसिक बैलेंसिंग? हैंड रेस करो। वेदांत, शिवेश, प्रथमेश, अरविंद, आप लोग को नहीं आती है, ठीक है। देखिए बैलेंसिंग कैसे किया जाता है, समझिए, बेसिक आइडिया दे रहा हूँ, ठीक है। हिट एंड ट्रायल मेथड। दूसरा है आपका, नहीं सर, थोड़ी थोड़ी आती है सर, इतना परफेक्ट नहीं आती है सर। ओके ओके, कोई बात नहीं, ठीक है। दूसरा है ऑक्सीडेशन नंबर चेंज मेथड। नंबर चेंज मेथड,
और जो तीसरा है ना बेटा दैट इज आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, इलेक्ट्रॉन मेथड। तो ये जो लास्ट के दो दिख रहा है ना आपको, आयन इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, ये एनसीईआरटी के सिलेबस में नहीं है, बट नीट पॉइंट ऑफ व्यू, आईआईटी फाउंडेशन या नीट पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्या है बोलो, एनसीईआर एनटीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, एनटीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्या है बोलो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको अपन थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। आ रही बात समझ में? अरे बोलो, दिस बेसिकली क्लास यस सर। बट इसको आना जरूरी है, आना चाहिए। ठीक है, तो ये बाद में डिस्कस करेंगे जब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा उसके एंड में। फिलहाल के लिए हम क्या डिस्कस करेंगे बेटा बोलो, हिट एंड ट्रायल मेथड। बाकी के दो को नीचे ही छोड़ दो, अभी फिलहाल के लिए छोड़ दो और आगे बढ़ो। हिट एंड ट्रायल मेथड, देखो हिट एंड ट्रायल मेथड का मतलब क्या होता है? हिट एंड ट्रायल, वैल्यू पुट करो, चेक करो, आंसर मिल रहा है तो ठीक है, और आंसर नहीं मिल रहा है तो फिर से नई वैल्यू पुट करो, फिर से चेक करो। दिस इज नोन एज व्हाट? हिट एंड ट्रायल। आ रही बात समझ में? अरे बोलो, सबको आ रहा है समझ में? जो लोग को नहीं आ रहा था ये चीज Yes. समझ में आ रहा है हिट एंड ट्रायल का मतलब क्या होता है? ठीक है, ओके। तो ये सिंपल सा नियम है। ओके, तो जस्ट टेक एन एग्जांपल, मैं आपको कुछ रूल्स बताता हूँ इसको करने के। ठीक है, वैसे वो रूल्स की उतनी ज्यादा जरूरत नहीं है, बट एक बार उस जिनको नहीं आता वो उन रूल्स से बनाइए 5-10 सवाल, फिर आपको अपने आप किसी भी रूल की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद ही देख के बैलेंस करोगे। हिट एंड ट्रायल मेथड में सबसे बड़ा चीज होता है ऑब्जर्वेशन। आप लेफ्ट देखो, राइट देखो, दोनों के एटम्स को बैलेंस करो, कुछ भी नहीं। ठीक है ना? आ रही बात समझ में? तो रूल्स की अगर मैं बात करूँ तो क्या क्या है स्टेप्स में? स्टेप्स में देखिएगा, स्टेप वन ऑफ बैलेंसिंग इज, स्टेप 1 इज काउंट द नंबर ऑफ एटम्स। Number of atoms, count the number of atoms of various element on both side of the equation, on both side of the equation। just like let me give an example, आपको मान लो ये रिएक्शन बैलेंस करने के लिए दिया हुआ, क्या देने के दिया हुआ? Fe प्लस लेट से H2, ठीक है, and it comes out to be FeO ले लो तो बेटर रहेगा, Fe प्लस H2O ले लो, it comes out to be Fe3O4 प्लस H2। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन है। ओके, अब आपको मान लो इसको बैलेंस करना है, तो पहला स्टेप क्या है? जितने टाइप के एटम है लेफ्ट और राइट में, दोनों जो भी एटम होगा जो लेफ्ट में होगा वो राइट में भी होगा, बिकॉज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज ऑलवेज एप्लीकेबल। ठीक है ना, कोई भी एटम ना क्रिएट किया जा सकता है ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, ये डाल्टन का नियम है। ठीक है, तो यहाँ पे आप कॉलम बनाओगे, ठीक है, और सारे एलिमेंट्स के नाम लिखोगे एक ऐसे कॉलम बना के। जिनको बैलेंसिंग नहीं आती है, एकदम नहीं आती है, उनके लिए है, बिगनर्स कोर्स है ये। ठीक है, बाकी अभी एडवांस की बात करेंगे। ठीक है, तो FeO और H, ठीक है, दोनों तरफ है। अब Fe को कितने हैं? लेफ्ट में कितने हैं बेटा बोलो? लेफ्ट में कितने हैं? 1, एक राइट में कितने हैं? 3। ऑक्सीजन अगर लेफ्ट में देखे तो 1, राइट में कितने हैं? 4। हाइड्रोजन अगर लेफ्ट में देखे कितने हैं बेटा? 2, राइट में देखे तो कितने हैं बोलो? 2। कोई दिक्कत? ये कर सकते हो, ये भारी नहीं है ना? सॉरी, ऑक्सीजन 4, Fe3O4, हाँ सही है, ऑक्सीजन 4 लिखा है ना, और इधर सर ठीक है सर, हो जाएगा। हाँ ठीक है, 3 Fe। सही है, ठीक है, ओके। सब लिखा हुआ है ना? सही लिखा हुआ है ना सारा? हाँ सर, हो जाएगा सर। हाँ ठीक है, चलो अब नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं, स्टेप 2। स्टेप 2 की अगर मैं बात करूँ, स्टार्ट बैलेंसिंग विथ कंपाउंड्स व्हिच हैज a maximum number of atoms, start balancing with सर जिनको बैलेंसिंग आता है सर the compound, क्या बेटा? which contains
which contains maximum number of atoms। बेटा लिखना सबको है, चाहे आपको आता हो या नहीं आता हो। अगर मैंने मार्कर से कुछ लिख दिया, ठीक है, पेपर पे या स्क्रीन पे, तो वो आपके कॉपी में होना चाहिए, चाहे कुछ भी हो। सारी बात समझ में, तभी वो रिटेंटिविटी 100% रहती है क्लास की बात में। ठीक है, ओके। हाँ भले मैंने कोई चित्र बनाया, वो करना है, साइड में करो, रफ में करो, साइड में मार्जिन बना के रफ में करो, कोई दिक्कत नहीं, बट करो जरूर। ओके ओके। तो स्टार्ट बैलेंसिंग विद द कंपाउंड व्हिच कंटेन्स मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स which may be on product और reactant side क्या मेरी बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत है यहाँ तक? बोलो बेटा, बोलो, कोई प्रॉब्लम है? नहीं है? ठीक है। नहीं तो सर। बैलेंस करना है, तो बैलेंस कैसे करें सर? देखिएगा थोड़ा, बैलेंस कैसे करेंगे। तो यहाँ पे फिर से टेबल देखिए आप, आपका टेबल क्या था? FeO और H, ठीक है। ऐसे करके बना लीजिए, जैसे बनाए ऊपर में। ओके, ऐसे करके 2 कॉलम बना लीजिए। अब बोला क्या, जिसमें सबसे ज्यादा एटम है, चाहे वो रिएक्टेंट में या प्रोडक्ट में, उसको बैलेंस करना है। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा एटम किसके में है? बताओ कौन है, रिएक्टेंट या प्रोडक्ट में? सबसे ज्यादा एटम किसके हैं? बोलो। ऑक्सीजन के है ना 4, तो एक कंपाउंड के Fe3O4, तो प्रोडक्ट को हम सबसे पहले बैलेंस करेंगे। तो अगर ऑक्सीजन को बैलेंस करना है तो राइट साइड में ऑक्सीजन है 4, लेफ्ट साइड में कितना है 1, तो इसको हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे बेटा? बोलो 1 से। ठीक है, कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? बोलो बोलो, 4 से करेंगे ना? अरे बोलो, तभी तो दोनों तरफ 4-4 होगा। अरे है कि नहीं? ठीक है ना? ओके, पहले यहाँ पे कितना था? 1 1 2 3 4 2, ताकि सबको याद रहे किस चीज से मल्टीप्लाई किया। ओके, कलर भी चेंज कर दिया। नाउ उसके बाद क्या करना है, ठीक है, कि इसमें कंपाउंड में, ठीक है ना, जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स है, सबसे ज्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स किसमें? Fe3O4 में। तो उसको क्या किया अपन ने? ओके, बैलेंस करना चाहा, तो Fe3O4 को बैलेंस करना चाहे तो आयरन को कर दिया, ठीक है। और आयरन को करने के बाद अपने को किसको करना है? बोलो, किसको कर दें? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को, ठीक है। हाइड्रोजन को नहीं, हाइड्रोजन तो ऑलरेडी बैलेंस्ड है। हाइड्रोजन क्या है? बोलो, ऑलरेडी बैलेंस्ड है। आ रही बात समझ में? ठीक है, ओके। तो अब हम क्या करेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट टारगेट पे जाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट टारगेट पे जाएंगे कि अब कौन बचा है भाई एलिमेंट जो बैलेंस नहीं है? तो आयरन नहीं बैलेंस्ड है, तो आयरन को भी मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। आयरन को भी कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 3 से। तो लेफ्ट में आयरन 3 हो गया, राइट में भी आयरन 3 हो गया। आ रही बात समझिए। और इस प्रोसेस को तब तक रिपीट करेंगे जब तक पूरा का पूरा इक्वेशन बैलेंस ना हो जाए। तो अब आपका इक्वेशन क्या था? Fe प्लस, बोलो क्या इक्वेशन था? Fe प्लस Fe plus H2O. H2O gives Fe3O4 Fe plus H2O give rise to Fe3O4 plus H2. प्लस H2। ठीक है बेटा। अब जैसे जैसे आपने जहां जिससे मल्टीप्लाई किया वहां पे वैसे ही करोगे। लेफ्ट आपने 4 से मल्टीप्लाई किया तो लेफ्ट पे 4 से मल्टीप्लाई करोगे। ये देखो ना, ऑक्सीजन पे 4 से किया तो लेफ्ट पे 4 से, आयरन पे 3 से किया तो आयरन पे 3 से। लेकिन जैसे ही आपने यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई किया तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन चेंज हो गए। कितने हो गए? बोलो 8 हो गए। पहले कितने थे? 2 थे, अब चेंज हो गए, कितना हो गया? 8। अगर 8 हो गए तो सर इसको लेफ्ट किससे में 8 होगा मल्टीप्लाई ना? करना पड़ेगा? सॉरी, ठीक है। लेफ्ट में कितने हो गए? 8। तो राइट में अपने को कितना करना? बोलो 8। अरे बात समझ में? तो राइट में अपन क्या करेंगे? हाँ सर। हाइड्रोजन को 8 करने के लिए यहाँ पे 4 लिख देंगे। क्या ये बैलेंस हो गया इक्वेशन? देख लो एक बार, सारे लोग चेक कर लिए बैलेंस है? यस सर। ठीक है। तो इसी तरह से अपन क्या करते हैं, इसको बैलेंस करते हैं। लेकिन अभी भी ये जो केमिकल इक्वेशन है, सिर्फ बैलेंसिंग से काम नहीं चलेगा, और भी चीजें हैं जो आपको करनी पड़ेगी। और भी चीजें हैं जो हमको क्या करना पड़ेगा? बोलो, करना पड़ेगा। अरे बात समझ, क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि केमिकल इंफॉर्मेशन शुड बी, थोड़ा सा ऊपर केमिकल देख इक्वेशन, सकते हैं? केमिकल इक्वेशन शुड बी लाइक, उससे आपको पूरे के पूरे केमिकल रिएक्शन का क्या मिल जाए बेटा? बोलो, जानकारी मिल जाए। ठीक है। सो टू मेक द टू मेक द
to make the chemical equation more informative, ये क्या हो गया, रुको, लिख के बिठाना पड़ेगा। इक्वेशन to make the equation, chemical equation more informative, comma, physical states and products of reactant and products of reactants and products, okay, are written such as as for what, बोलो बेटा, solid या फिर precipitate, ठीक है, या फिर डाउन एरो, ठीक है, कॉमा, और बताओ, सॉलिड तो हो ही गया, लिक्विड हो गया, गैस हो गया, ठीक है, तो ये सारे क्या है, बोलो, ये आप लिख सकते हो वहां पे, ठीक है, इससे क्या होगा, आपको स्टेट पता लग जाएगा। आ रही बात समझ में, ठीक है, कोई गैस इन्वॉल्व हो रहा है कि नहीं, ये सारी चीजें पता लगेगी ना, अरे बोलो हाँ कि ना, कोई प्रॉब्लम है बेटा यहाँ तक किसी को? हाँ हाँ बोलो, प्रॉब्लम बोलो, ठीक है, इसके अलावा, अच्छा, ठीक है, इसके अलावा जो चीज, इफ इन एनी रिएक्शन देयर इज फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, there is if any in any reaction there is precipitation, then the precipitated compound precipitated compound is represented by ठीक है, is the precipitate, then the precipitates compound is represented by दो तरीके से रिप्रेजेंट करके देता है बेटा, या तो पीपीटी लिख देगा और क्या लिख देगा, बोलो, और कहीं समझ में आया, कोई दिक्कत है यहाँ तक, अरे बोलो, कोई प्रॉब्लम है? नहीं नहीं सर। सर। नहीं है ना, ठीक है, चलो, पीपीटी और क्या लिखा है? और एरो, सॉरी एरो लिखना था, ठीक है। अब देखो इसके अलावा भी कुछ रिएक्शन और इंफॉर्मेशन लिखे जा सकते हैं। इफ इन अ रिएक्शन, in some reactions there is evolution of gas, ठीक है, there is, बोलो, evolution of gas और heat exchange, then, ठीक है, और heat exchange, then it is also added in chemical equation, क्या बात समझ में आ रही है? अगर कोई मान लो स्टेट आपको पता है तो स्टेट लिखोगे, ठीक है, आपको पता है प्रेसिपिटेट हो रहा है कि नहीं तो वो लिखोगे, तो इससे आपको क्या होगा, जो भी केमिकल इक्वेशन है वो और ज्यादा इंफॉर्मेटिव दिखेगा। बात समझ में आ रही है? और ज्यादा क्या दिखेगा, बोलो, इंफॉर्मेटिव दिखेगा। जस्ट लाइक एक रिएक्शन देता हूं एग्जांपल, C solid plus O2 gas gives CO2, ठीक है, प्लस 393
प्लस 393 किलो कैलोरी पर मोल। आ रही बात समझ में? तो दिस इज मोर इंफॉर्मेटिव देन द प्रीवियस इक्वेशन। तो सिंबल्स में भी जो केमिकल इक्वेशंस भी हैं उसको काफी हद तक चेंज किया गया है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सके। एक्चुअल जो रीजन है ना केमिकल इक्वेशन का, वो यही रीजन है कि वो ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सके केमिकल इक्वेशन कोई भी लिखने का। तो अब मैं कुछ क्वेश्चंस लिख रहा हूँ बेटा, ठीक है, और आपको क्या करना है, उनको बोलो सॉल्व करना है। समझ में आ रही है? बोलो, अरे बोलो, सुनाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? हाँ सर, हाँ ठीक है, सर। बाकी लोगों को नहीं दे रहा है? हाँ हाँ सर। सर। सर चले बेटा, स्क्रीन दिख रहा है? हाँ सर। अभी दिख रहा है? दिख रहा है बेटा सबको? हाँ सर। चलो, जो सामने दिख रहा है ना क्वेश्चन, सारे करके बताओ जल्दी से। सारे लोग करके बताइए, 10 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। सर कौन सा नंबर वाला, मतलब सारे चारों क्वेश्चन? हाँ सारे।
सर क्वेश्चन नंबर 2 का 2 और 3 सेम है सर। ठीक है, तो एक छोड़ दो।
सर खत्म हो ठीक है बेटा, सबका हो गया क्या? किसी को सर टाइम दो चाहिए कि क्वेश्चन हो बचे। गया? जल्दी करो, जिसका हो गया हैंड रेस करो। 70% का हो जाएगा, मैं तुरंत डिस्कशन शुरू करूंगा। वैसे भी 2 मिनट से ज्यादा वेट नहीं करूंगा, जल्दी। सर आप एक बार सबका हैंड डाउन कर दीजिए। सर वो लास्ट का क्या बेटा? बोलो। सर वो लास्ट क्वेश्चन का जो 4th नंबर क्वेश्चन का ए, वो पोटेशियम ब्रोमाइड, वो एक करना है। हाँ करना है, क्यों नहीं करना है? अच्छा एक काम करो, इसको छोड़ दो, नहीं तो लास्ट वाला क्वेश्चन छोड़ दो। लास्ट सर क्वेश्चन छोड़ इजी दो। है। हाँ हाँ इजी सर तो वो है, ये बट पढ़ाया नहीं है टाइप ऑफ रिएक्शन, तो फिर क्यों करवाऊं भाई? सर डबल हाँ डबल डिस्प्लेसमेंट है। चलो आंसर देखिए। दिख रहा है? पहले का क्या होगा? दिख रहा है? ट्रांसलेट द फॉलोइंग सर स्टेटमेंट्स इनटू 3H केमिकल इक्वेशन and then balance them. तो हाइड्रोजन combines with नाइट्रोजन to form अमोनिया, हाइड्रोजन नाइट्रोजन 2NH3। ठीक है, समझ में आ रहा है? कोई हाँ दिक्कत है? ठीक है ना? और बन क्या रहा है? अमोनिया। अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है? NH3। बैलेंस करो, देखो लेफ्ट में 2 नाइट्रोजन, राइट में 2 नाइट्रोजन, हाइड्रोजन लेफ्ट में 6, राइट में 6। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखिए, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न्स इन एयर। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न्स इन एयर का मतलब क्या होता है? एयर मतलब ऑक्सीजन। ठीक है ना? टू गिव वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड, वाटर है सल्फर डाइऑक्साइड, दोनों तरफ बैलेंस किया, 2H2S प्लस 3O2, 2H2O प्लस 2SO2। अच्छा आपके सामने आंसर है, जिस जिस क्वेश्चन में डाउट है किसी को भी वो पूछ लीजिए, बैलेंसिंग का मैं इलेबोरेटिव वे में बता दूंगा। किसी को भी कोई डाउट है एक भी क्वेश्चन में तो प्लीज बताइए, ठीक है? मैं इलेबोरेट करके बता दूंगा, एक बार मैच करा लीजिए। हाँ बोलिए बेटा। सर 2 का आंसर सर गलत है।
तो गलत सही है, है। सही तो है। सर सही है, पहले से बैलेंस सर है। बैलेंस्ड, सर क्वेश्चन बैलेंस। है NaCl प्लस AgNO3। हाँ सर, उसके नीचे वाला सर आंसर है। अच्छा आंसर की बात कर रहे हो, वो ऑलरेडी वो तो ऑलरेडी बैलेंस्ड ही है। अच्छा आंसर गलत दिया हुआ है ये बोल रहे हो? सर क्वेश्चन एक्चुअली गलत है सर, दोनों में सेम है तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन गलत होगा। हाँ फर्स्ट वाला क्वेश्चन गलत है। फर्स्ट वाला में क्वेश्चन ये होना फर्स्ट चाहिए वाला था NaOH। NaOH प्लस H2SO4 हाँ होगा। हाँ हाँ ये क्वेश्चन होगा, वहाँ मिस प्रिंट है वहाँ पे। और कुछ चेक कर लो। हाँ सर। किसी को कोई क्वेश्चन में डाउट है बेटा पूछ लो, किसी को भी कोई डाउट नहीं है बेटा। नहीं सर। नए बच्चे रेडी? शिवेश? नो सर। कोई डाउट नहीं है पक्का? कुछ डाउट है किसी को भी पूछ सकता है। सर सेकंड प्रथमेश? क्वेश्चन के सेकंड वाले में। सेकंड क्वेश्चन के सेकंड वाले में यहाँ बेटा क्वेश्चन ही गलत है, ऑलरेडी बैलेंस्ड है। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन है आपका NaOH प्लस H2SO4 gives Na2SO4 Na2SO4 प्लस H2O, ये बताना है। अब देखिए बेटा यहाँ पे देखिए लेफ्ट साइड में सोडियम 1 है, राइट में सोडियम 2 है। सबसे पहले सबसे बड़ा एटम खोजिए, सबसे बड़ा मॉलिक्यूल कौन सा है? Na2SO4 सबसे बड़ा है। अब इसको देखिए लेफ्ट राइट में बैलेंस्ड है कि नहीं। देखिए इसका सोडियम बैलेंस्ड नहीं है, तो सोडियम यहाँ पे सबसे पहले उसका सबसे बड़ा मॉलिक्यूल खोजने के बाद उसमें देखिए कि सबसे ज्यादा एटम्स किसके हैं, तो ऑक्सीजन के सबसे ज्यादा एटम्स है। तो ऑक्सीजन लेफ्ट में 4 है और राइट में कितना है बेटा, सॉरी लेफ्ट में 4 1 5 है, राइट में भी 5 है, दोनों तरफ 5 है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद दूसरा कौन है बोलो? सोडियम। सोडियम लेफ्ट में कितना है बेटा? 1 है, राइट में कितना है बोलो? 2 है। तो सोडियम को अपन करेंगे बैलेंस। आ रही है बात समझ में? हाँ ठीक है सर। बेटा, ओके। तो सोडियम को अपन बैलेंस करेंगे तो लेफ्ट में 2 है तो राइट में भी ऐसे। स्टोकियोमेट्री में देखो ये जो नीचे भी लिखा हुआ उसको चेंज नहीं करते, हमेशा साइड में लगाते हैं, जिसको अपन बोलते हैं कोएफिशिएंट। क्या बोलते हैं बेटा बोलो? कोएफिशिएंट, ठीक है ना। तो कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट लगाते हैं, नीचे नहीं लगाते। नीचे आप कुछ नहीं लिखोगे, नीचे लिख दोगे तो फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। जस्ट लाइक हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए 2 के बदले अगर मान लो मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ 3 लिख दिया तो उससे फॉर्मूला ही चेंज हो गया। तो फॉर्मूला नहीं चेंज लिख करना है, कोएफिशिएंट लगाना है। कोएफिशिएंट लगाने से होता क्या है बेसिकली कि वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बताता है कितने पार्टिसिपेट करेंगे। सोडियम बैलेंस, सल्फर बैलेंस, ऑक्सीजन बैलेंस। अब कौन बचा बेटा? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन लेफ्ट में 2, राइट में कितने बेटा? 4। तो हाइड्रोजन को बैलेंस करो, 2 हो गए। तो अब टोटल कितने हो गए? टोटल कितने हो गए बेटा? राइट में ऑक्सीजन कितने हो गए? 6, और लेफ्ट में ऑक्सीजन भी कितने हैं? 6। तो सब बैलेंस हो गया, इक्वेशन इज बैलेंस्ड। और किसी में कोई डाउट है बेटा? सबसे पहले सबसे बड़ा कंपाउंड खोजोगे, नहीं सर। उसमें देखोगे कि कौन सा एटम सबसे ज्यादा है, उसको बैलेंस करोगे, फिर बाकी एटम्स को बैलेंस करोगे सेम सीक्वेंस में। उसका सेकंड हाईएस्ट नंबर ऑफ एटम्स किसके हैं, फिर थर्ड हाईएस्ट नंबर ऑफ एटम्स किसके हैं, एंड सो ऑन। एनी डाउट्स किसी को भी? सो आज के लिए रैप अप करें, होमवर्क लिख देता सर हूँ। और एक ही क्वेश्चन था सर। हाँ बेटा। सर उसके बाद वाला 4 नंबर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है वो, इसके बाद वाला जो था। क्या बोल रहे हो? ये वाला भी क्वेश्चन था? अच्छा इसका भी आंसर देख लो, देख लो आंसर। सब लोग देख लीजिए, मैच करा लीजिए।
किसी को कोई डाउट है बेटा? चेक करो, डाउट है तो पूछो। नहीं सर। कोई डाउट नहीं है किसी को भी? चलो, सो आज के लिए बेटा रैप अप करते हैं फिर। दैट्स ऑल फॉर द डे। होमवर्क लिख लीजिए। होमवर्क इज रीड एनसीईआरटी। अभी एनसीईआरटी पूरा रीड करके खत्म करो। नेक्स्ट क्लास में मुझे पूरा का पूरा खत्म चाहिए एनसीईआरटी पढ़ा हुआ, ठीक है ना? ओके, पूरा पढ़ के अंडरलाइन करके रखोगे। हाइलाइटर से करना हाइलाइटर से करो, पेंसिल से करना पेंसिल से करो। आ रही है बात समझ में? ठीक है, ओके, ठीक है बेटा, चलिए, थैंक यू।